नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था, ये कल की क्लास में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हमने 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। और आज हम इस फर्टिलाइजेशन का जो तीसरा पार्ट है, यानी कि निषेचन की बाद की घटनाएं क्या होती हैं, बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि निषेचन की बाद की घटनाएं क्या होंगी, यानी कि इवेंट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन जब हो गया है तो किस प्रकार से डिवीजन होगा, कोशिकाओं में विभाजन किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है बच्चों, ये कह रहा है कि निषेचन के पश्चात जो भी हमारे पास जाइगोट बनते हैं यानी युग्मनज बनेंगे, उनमें तीव्रता से समसूत्री विभाजन होता है। बच्चों किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन क्या होगा? प्रारंभ हो जाता है तथा इसी समय यह अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर क्या करेगा? अग्रसर होने लगता है, मूव करने लगता है। यानी कि क्या होगा बच्चों कि फैलोपियन ट्यूब से किधर जाने लगेगा? गर्भाशय की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करिएगा कि निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन होने लगता है। इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे, किस प्रकार का विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा इसी समय यह अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर क्या करेगा प्यारे बच्चों? अग्रसर होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, जहां इसका परिवर्धन यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है गर्भाशय के अंदर, ठीक है। ये भी टॉपिक अभी आगे आने वाला है, परिवर्धन, ठीक है, यानी कि इम्प्लांटेशन, ठीक। नोट करेंगे जहां इसका परिवर्धन गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक है। फिर देखिए, यदि जो हमारा जाइगोट बना था वो गर्भाशय के अंदर जाके परिवर्धित हो गया, इम्प्लांट हो गया, ठीक है। तो इम्प्लांट होने के बाद देखिए क्या होगा कि निषेचन के बाद या निषेचन में निम्नलिखित महत्व कौन कौन से बातों का होता है, देखिएगा। दो अगुणित युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप, दो अगुणित होता है यानी कि नंबर ऑफ प्लॉइडी इसमें क्रोमोसोम में कैसी होगी? एन टाइप की होगी। तो नोट करिए, दो अगुणित युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप बना युग्मक गुणसूत्र की संख्या को पुनः क्या करेगा? हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या को पुनः क्या करेगा? द्विगुणित करता है, यानी कि ओवम और स्पर्म में जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और जब जाइगोट बन जाता है तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यह बता रहा है कि शुक्राणु निषेचन क्रिया में अंडे के अंदर पहुंचकर क्या करता है? शुक्राणु निषेचन क्रिया में जो ओवम होता है, ठीक है, जो अंडे होते हैं, अंडे नहीं बोलेंगे, जो अंड होता है, अंडे के अंदर पहुंचकर अंडक कोशिका को क्या करे बच्चा? द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के लिए सक्रिय कर देता है। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के लिए क्या करता है? सक्रिय कर देता है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा बता रहा है कि युग्मनज के कोशिका द्रव में, जो आपके युग्मनज हैं उनके कोशिका द्रव में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। क्या होंगे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन होता है इसीलिए एक बार में सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो मैं पिछली क्लास पे आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि रासायनिक परिवर्तन के कारण ही जो अंडक होते हैं उनके अंदर एक ही स्पर्म प्रवेश करता है, ठीक है। तो नोट करिएगा, युग्मनज के कोशिका द्रव में तीव्र रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ एक बार में एक से, ठीक है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होगा और केवल एक ही शुक्राणु या अंडाणु में प्रवेश कर पाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, जो ध्रुवीय कार्य होता है, जो पोलर बॉडी बनती है,
ध्रुवीय कार्य द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के समय अंडाणु कोशिका द्रव्य की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो रहा है, देखिए ध्रुवीय कार्य द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के समय अंडाणु की कोशिका द्रव्य की कमी हो जाती है। इस कोशिका द्रव्य की जो क्षति है या आपूर्ति है वो कौन पूरा करेगा, तो शुक्राणु के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसकी कमी को जाकर पूरा करता है। ठीक है, बच्चों हम लोग पॉइंट नंबर 5 देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंड कोशिका का जो कोशिका द्रव्य वर्णक होता है, अंड कोशिका का जो कोशिका द्रव्य वर्णक होता है कोशिकाओं में गति प्रारंभ करता है। क्या करेगा, कोशिकाओं में गति प्रारंभ करता है। जो निषेचन पथ होता है, फर्टिलाइजेशन पाथ होता है, उसको स्पष्ट करने में सहायक होता है। यह बताता है कि स्पर्म का जो पाथ है वो किधर से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप, यानी कि निषेचन का जब निषेचन हो जाता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसके परिणाम स्वरूप अंडाणु एवं शुक्राणु से केवल एक तारक काय, सिर्फ एक तारक काय युग्मनज कोशिका में प्रवेश करता है। क्या होगा बच्चों कि अंडाणु से एक तारक काय और शुक्राणु से एक तारक काय क्या करेंगे, जो बनेगा जाइगोट, उस जाइगोट में एक तारक काय आएगा अंडाणु से और एक तारक काय आएगा शुक्राणु से। ठीक है, फिर जिसके कारण तुर्क बनता है, यानी क्या बनेगा, तुर्क बनना आरंभ हो जाता है, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं वो बनना आरंभ हो जाते हैं। 7वां पॉइंट बच्चों हमारा कह रहा है निषेचन युग्मनज में विदलन यानी क्लीवेज। निषेचन युग्मनज में क्लीवेज या भ्रूणी विकास के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका कि अलग अलग युग्मकों के संलयन से क्या होगा बच्चे कि पैतृक लक्षणों का समावेश होगा। हेरिडेटरी जो कैरेक्टर हैं वो आपस में समावेशित होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इससे किसके कारण कि अलग अलग युग्मकों के संलयन से क्या होगा कि आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। क्या होंगी बच्चों, आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, जिसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि अलग अलग पेरेंट्स से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशन आती हैं। ठीक है, और जब वेरिएशन आएंगे तो क्या होगा कि वह किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अलग अलग युग्मकों के संलयन से संतान में पैतृक लक्षणों का समावेश होता है, जिससे आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह क्या करेंगी, यह बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से विभिन्नताएं आएंगी और वह विभिन्नताएं क्या करेंगे भैया कि बायोडायवर्सिटी के लिए, जीवों के क्रमिक विकास के लिए, विभिन्नताओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। आओ बच्चों देखते हैं हमारे टॉपिक में अगला पॉइंट है इम्प्लांटेशन, रोपण। ठीक है, इम्प्लांटेशन की बात करते हैं बच्चों। जब भ्रूण पूर्ण रूप से यानी कि जब एम्ब्रियो पूर्ण रूप से गर्भाशय के आंतरिक स्तर क्या करेगा बच्चों, आंतरिक स्तर में जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, जब भ्रूण पूर्ण रूप से गर्भाशय के आंतरिक स्तर की भित्ति से जुड़ जाता है या चिपक जाता है, यह प्रक्रिया हमारी इम्प्लांटेशन या रोपण कहलाती है। क्या कहलाएगी, इम्प्लांटेशन या रोपण कहलाएगी। इस बात को फिर से समझ लीजिए कि जब भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है पूर्ण रूप से गर्भाशय के आंतरिक स्तर की दीवारों से जाकर चिपक जाए, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि ये इम्प्लांटेशन है। ठीक,
अब जब इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन बच्चों 3 टाइप्स के होंगे। इम्प्लांटेशन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये अलग अलग जीवों में है, आप ऐसा ना समझिएगा कि एक ही जीवों में 3 प्रकार का होगा। अलग अलग जीवों में रोपण जो होता है, इम्प्लांटेशन का जो टाइप है वो 3 टाइप का है, 3 टाइप्स का है। पहला होता है केंद्रकीय रोपण। पहला होता है कौन सा बच्चों? केंद्रकीय रोपण, या हम इसको बोलते हैं बच्चों क्या? सेंट्रल इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे? केंद्रकीय रोपण या सेंट्रल इम्प्लांटेशन। इस प्रकार के रोपण में जो भ्रूण होता है, भ्रूण गर्भाशय स्तर के सतह से पूरी तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है। सेंट्रल इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि जो भ्रूण होगा गर्भाशय के स्तर से पूरी तरह से जुड़ा रहता है तथा गर्भाशय की गुहा को क्या करेगा? प्रक्षेपित करता है, बाहर की तरफ धकेले रहता है। इस प्रकार का यानी कि सेंट्रल इम्प्लांटेशन या केंद्रीय रोपण जो होता है वो मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? मांसाहारी जीवों में पाया जाएगा और निम्न प्राइमेट्स में पाया जाएगा और पाया जाता है बच्चों खरगोश में। किसमें पाया जाएगा? खरगोश में। किस टाइप का इम्प्लांटेशन पाया जाएगा? तो पाया जाता है केंद्रकीय रोपण। दूसरा होता है सकेंद्रकीय रोपण। दूसरा होता है बच्चा सकेंद्रकीय रोपण, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। सकेंद्रकीय को बोलते हैं कंसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इसमें गर्भाशय की जो श्लेष्मिका का स्तर होता है, इस प्रकार के संकेंद्रिकीय रोपण में गर्भाशय की श्लेष्मिका का जो स्तर होता है वह बलित होकर जो भ्रूण होता है उसको पूरी तरह से क्या कर लेता है? ढक लेता है। पूरी तरह से क्या करेगा? ढक लेता है, ठीक है। इस स्थिति में जो भ्रूण है गर्भाशय की गुहा की खांच, गर्भाशय की जो गुहा होगी, जो कैविटी होगी, ठीक है, उसकी खांच में कहा होगा? धंसा हुआ होता है, ठीक है। और सकेंद्रकीय रोपण यानी कि कंसेंट्रिक इम्प्लांटेशन पाया जाता है चूहों में, गिलहरी आदि में पाया जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा इम्प्लांटेशन है वो है बच्चा अंतराकाशी इम्प्लांटेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग अंतराकाशी इम्प्लांटेशन। इस प्रकार का जो इम्प्लांटेशन है वह कोरकपुटी गर्भाशय के ऊतक में पूरी तरह से धंसा होता है। आइए इसको नोट करते हैं, छोटा सा पॉइंट है, देखते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं अंतराकाशी रोपण, ठीक है। ये इम्प्लांटेशन का थर्ड टाइप है अंतराकाशी रोपण, ठीक है। तो आइए देखते हैं रोपण के इस प्रकार में जो कोरकपुटी होता है, रोपण के इस प्रकार कौन सा प्रकार? अंतराकाशी रोपण। अंतराकाशी रोपण में कोरकपुटी गर्भाशय ऊतक में पूरी तरह से धंस जाता है। गर्भाशय ऊतक में पूरी तरह से क्या होगा बच्चों? धंस जाता है। उदाहरण है तो इसका मनुष्य, यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मनुष्य में किस प्रकार का रोपण पाया जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि अंतराकाशी रोपण पाया जाता है। पूछ लिया जाए बंदर में तो बंदर में भी आप बता देंगे कि किस प्रकार का रोपण पाया जाता है, तो अंतराकाशी रोपण पाया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा सगर्भता। क्या होगा? सगर्भता होगा, रियलाइज कर दे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं एक अगली क्लास में जिसमें हम ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाली जो भी एजुकेशनल वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके।